नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मास्टर शिक्षा। दोस्तों, आज के हम वीडियो में आगे के 7 यूनिट जो है वो हम करने वाले हैं MPS 001 के। तो एग्ज़ाम में अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो को पूरा देखें। इसमें सिर्फ हम काम की बातें बताने जा रहे हैं कि आपके किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं चैप्टर वाइज और उसकी क्या जवाब आपको लिखने होंगे अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमारा यूनिट 8 यानी चैप्टर 8 जो है वो हमारा नागरिकता है। सबसे पहले हम परिभाषा की ओर देखें तो नागरिकता की परिभाषा विभिन्न संदर्भों में अलग अलग हो सकती है, लेकिन सामान्य संदर्भों में अगर हम बात करें तो नागरिकता एक व्यक्ति या एक समूह के अधिकार, कर्तव्य और जिम्मेदारियों का एक समूह है जो किसी विशेष राज्य या देश के नागरिक के रूप में मान्य किया जाता है। इसमें समाज, राजनीति और कानूनी पहलुओं का संघनन शामिल होता है जो किसी व्यक्ति को उसके राज्य या देश का सम्मानित सदस्य बनाता है और उसे नागरिक के रूप में पहचानने की अधिकारिकता प्रदान करता है। यह अधिकार और जिम्मेदारियों का संघ होता है जो उस व्यक्ति या समूह को उसके समाज और राष्ट्र के साथ संबंध करता है। यानी हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम इस तरीके से लिख देंगे। फिर इसके महत्व के बारे में अगर हम देखें तो इसका महत्व जो है वो विभिन्न कारणों से होता है जो समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यहाँ कुछ मुख्य कारण जो है नागरिकता के महत्व के बताए गए हैं। सबसे पहला है सामाजिक सहायता। नागरिकता सामाजिक और सांस्कृतिक संघर्षों में सहायक होती है, जैसे कि अधिकारों की सुरक्षा और उनकी समझदारी को बढ़ावा देना। तो दोस्तों, पॉइंट जो है वो मैंने छोटे छोटे लिखे हैं, आप अपनी ओर से बढ़ा के भी लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा राष्ट्रीय एकता। नागरिकता राष्ट्रीय एकता का महत्वपूर्ण अंग होती है जो राष्ट्र की एकता, स्वाभिमान और संगठन में मदद करती है। तीसरा पॉइंट हमारा राजनीतिक प्रक्रिया। नागरिकता राजनीतिक प्रक्रियाओं में सहभागी होने की अधिकारिकता प्रदान करती है जिससे लोग अपने सरकारों में भाग लेने, चुनाव करने और नीतियों को प्रभावित करने का हकदार बनते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा अर्थव्यवस्था के विकास। नागरिकों का अधिकार और सामर्थ्य अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं क्योंकि वे अपने विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। पांचवा पॉइंट देखें तो अन्याय के खिलाफ लड़ाई। नागरिकता लोगों को उनके अधिकारों की रक्षा करने और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए सशक्त बनाती है। ठीक है, इसको आप बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। फिर इसके बाद नागरिकता का महत्व सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तरों पर होता है। इसके बिना समृद्धि और सामाजिक संघर्ष का समाधान मुश्किल हो जाता है। नागरिकता के आयाम देखें तो कई आयाम होते हैं जो व्यक्ति की पहचान, अधिकार और कर्तव्यों को परिभाषित करते हैं और निम्नलिखित आयाम जो है वो नागरिकता के महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रकट करते हैं। पहला पॉइंट है इसमें धार्मिक आयाम। धार्मिक आयाम नागरिकता को व्यक्तिगत धार्मिक कारणों, आदर्शों और मूल्यों के साथ जोड़ता है। ये धार्मिक स्वतंत्रता और अधिकारों के मामले में विविधता और समरसता को प्रोत्साहित करता है। इसके बाद सामाजिक आयाम को अगर हम देखें तो सामाजिक आयाम नागरिकता को समाज में सम्मिलित होने और सामाजिक संबंधों का आदान प्रदान करने के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। यह सामाजिक न्याय, समानता और समरसता को संरक्षित करता है। तीसरा पॉइंट है हमारा राजनीतिक आयाम। राजनीतिक आयाम नागरिकता को राजनीतिक प्रक्रियाओं, शासन और सरकारी प्रणालियों से जोड़ता है। यह नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सहभागी बनाता है और सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने का माध्यम प्रदान करता है। चौथा पॉइंट हमारा अर्थव्यवस्था आयाम। अर्थव्यवस्था आयाम नागरिकता को आर्थिक संघर्षों, समृद्धि और सामूहिक उन्नति के साथ जोड़ता है। यह नागरिकों के आर्थिक विकास, स्वतंत्रता और समृद्धिक स्थिति में सक्रिय भूमिका निभाने में समर्थन प्रदान करता है। यह आयाम नागरिकता के विभिन्न पहलुओं को परिभाषित करते हैं और उनकी समृद्धि और संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, उदारवादी नागरिकता क्या होती है। उदारवादी नागरिकता एक सोच और सामाजिक दृष्टिकोण को दर्शाता है जो समाज में समरसता, समानता और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करता है। इस दृष्टिकोण में नागरिकता न केवल अपने स्वार्थ के लिए होती है बल्कि उसमें समाज की समृद्धिता और समरसता की भावना भी होती है। उदारवादी नागरिकता की कुछ प्रमुख विशेषताएं हो सकती हैं। पहला है सामाजिक समानता। उदारवादी नागरिकता में सामाजिक और आर्थिक समानता को प्राथमिकता दी जाती है। समाज में सभी व्यक्तियों को उसकी सामाजिक प्रतिभूति का आधार पर विचारा जाता है। दूसरा है विविधता का सम्मान। उदारवादी नागरिकता में समाज में विविधता होती है और उसका मूल्यांकन किया जाता है और समाज के सभी सदस्यों के अधिकारों का समर्थन किया जाता है। तीसरा है न्यायपूर्ण नीतियाँ। उदारवादी नागरिकता में सरकारी नीतियों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता को स्थापित करना होता है। चौथा पॉइंट हमारा सामाजिक सहायता। उदारवादी नागरिकता में व्यक्तियों के बीच सामाजिक सहायता और सहयोग को मान्यता दिया जाता है। पांचवा पॉइंट है शिक्षा और जागरूकता। उदारवादी नागरिकता के सिद्धांत के अनुसार
शिक्षा और जागरूकता समाज के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस तरह उदारवादी नागरिकता समाज में समरसता और समानता और सहानुभूति के मूल्यों को प्रोत्साहित करती है और समृद्धि के लिए एक मानवीय और सामाजिक वातावरण स्थापित करने का भी प्रयास करती है। फिर इसके बाद मार्क्सवादी नागरिकता देखें तो मार्क्सवादी के अनुसार मार्क्सवादी दृष्टिकोण से नागरिकता को देखने का तरीका थोड़ा अलग है। और मार्क्सवाद के अनुसार समाज में राजनीतिक और आर्थिक संरचनाओं का मूल तत्व व्यापारिक प्रणाली, वर्गवाद और आपराधिकता होता है। इस दृष्टिकोण में नागरिकता को आर्थिक और सामाजिक समानता के लिए एक माध्यम के रूप में देखा जाता है, जिसका उद्देश्य वर्गवाद की समाप्ति और समाज की समृद्धि के लिए समान अधिकारों की स्थापना है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या कुछ विशेषताएं हैं मार्क्सवादी नागरिकता के अनुसार। पहला है आर्थिक समानता। मार्क्सवादी नागरिकता में समाज में आर्थिक समानता को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे व्यापारिक प्रणाली के खिलाफ लड़ाई की जाती है। दूसरा हमारा पॉइंट है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार समाज में सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना होनी चाहिए, जिससे वर्गवाद का अंत हो। तीसरा पॉइंट हमारा सामाजिक उपक्रम। मार्क्सवादी नागरिकता में सामाजिक उपक्रम और लाभ की अधिकता के लिए सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद है विविधता का मान्यता। मार्क्सवादी सोच में समाज में विविधता की मूल्यांकन की जाती है, जिससे न्यायपूर्ण समाज की रचना हो। पांचवा पॉइंट है हमारा समृद्धि का कोई साझा अधिकार। मार्क्सवादी नागरिकता के अनुसार समाज की समृद्धि का लाभ समूह के सभी सदस्यों के लिए होना चाहिए और धन के अधिकार को समानता से बांटा जाना चाहिए। इस प्रकार मार्क्सवादी नागरिकता समाज में आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय और समृद्धि के लिए समृद्धि की स्थापना का प्रयास करती है। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। यूनिट 9 की ओर बढ़ते हैं। संप्रभुता। संप्रभुता की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वैसे दोस्तों ये चैप्टर जो है वो कुछ खास आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन फिर भी हम ऊपर डेफिनेशन देख लेते हैं। संप्रभुता एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति या समूह का संप्रभु सर्वोपरि होना स्वीकार किया जाता है। इस प्रणाली में संप्रभु व्यक्ति या समूह को समाज में श्रेष्ठ और प्रमुख स्थिति में माना जाता है और उन्हें अधिक अधिकार, सत्ता और उपाधि प्राप्त होते हैं। संप्रभुता सामाजिक असमानता की प्रणाली को प्रोत्साहित करता है, जहाँ कुछ व्यक्तियों या समूह को सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक प्राथमिकता दी जाती है। संप्रभुता की कुछ विशेषताएं होती हैं जो कि है पहला है सत्ता और अधिकार। संप्रभुता और संप्रभु को सत्ता और अधिकार का विशेष अधिकार होता है, जिससे उनका विचार मान्यता प्राप्त होता है। दूसरा है सामाजिक असमानता। संप्रभुता सामाजिक असमानता को बढ़ावा देती है, जिसमें कुछ लोगों को अधिक सम्मान और सत्ता मिल जाती है जबकि अन्यों को कम। तीसरा है धन और संपत्ति। संप्रभुता में संप्रभु के पास अक्सर अधिक धन और संपत्ति होती है, जिससे उन्हें अधिक अधिकार और शक्ति, आर्थिक शक्ति का अधिकार होता है। चौथा पॉइंट हमारा सामाजिक विभाजन। संप्रभुता सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देती है, जिससे समाज में अलग अलग वर्गों की बनती और असमानता को बढ़ावा होता है। संप्रभुता व्यवस्था कई समाजों में विभिन्न रूप से पाई जाती है और इसे अक्सर न्याय और सामाजिक समरसता की चुनौती माना जाता है। संप्रभुता के प्रकार की अगर हम बात करें तो इसके कुछ प्रकार होते हैं। पहला है राजनीतिक संप्रभुता। इसमें सत्ता और प्राधिकार का अधिकार होता है और आमतौर पर राजनीतिक व्यक्तियों और संगठनों के पास होता है। दूसरा पॉइंट है इसका आर्थिक संप्रभुता। इस प्रकार की संप्रभुता में व्यक्ति या समूह के पास धन और संपत्ति और आर्थिक संवर्धन का अधिकार होता है। तीसरा पॉइंट हमारा सामाजिक संप्रभुता। यह संप्रभुता सामाजिक स्थिति, सामाजिक वर्ग या जाति के आधार पर व्यक्ति या समूह के पास सामाजिक प्राधिकार होने का अधिकार होता है। चौथा पॉइंट हमारा विधिवत संप्रभुता। इसमें संप्रभुता का अधिकार कानूनी या विधि द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसमें आधिकारिक, प्राधिकारिक या संस्थागत संप्रभुता शामिल होती है। पांचवा है धार्मिक संप्रभुता। धार्मिक संप्रभुता में धर्माधिकार के अधीन समूह या धर्म के प्रमुख को सर्वोपरि स्थिति में माना जाता है। ये संप्रभुता के कुछ प्रकार हैं जो कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं। इन प्रकारों में से हर एक का अपना विशेष महत्व है और समाज की व्यवस्था और संरचना को प्रभावित करता है। ऑस्टिन की संप्रभुता की अवधारणा को देखें तो जैन ऑस्टिन की कई उपन्यासों में समाज की संप्रभुता के विभिन्न पहलुओं को परिवर्तित किया गया है और उनकी रचनाएं विभिन्न सामाजिक वर्गों और उनके अंतर्निहित संबंधों को उजागर करती हैं, जिसमें संप्रभुता एक महत्वपूर्ण विषय है। जैन ऑस्टिन की संप्रभुता की धारणा का एक प्रमुख तत्व उनके कामों में सामाजिक हायरार्की और आर्थिक स्थिति के महत्व को उजागर करना है। उनकी कविताओं और उपन्यासों में अधिकारियों, धनी व्यक्तियों और परिवारों का सामाजिक दबदबा उजागर किया गया है, जबकि गरीबी, सामाजिक प्रतिष्ठा की कमी और अन्य सामाजिक कटुता को व्यक्त किया गया है। ऑस्टिन की रचनाओं में संप्रभुता की बाध्यता के कई प्रकार देखने को मिलते हैं, जैसे कि संप्रभुता के परिप्रेक्ष्य में विवाह, सामाजिक स्थिति के महत्व और लोकनीति। वे अपने कामों में विवाह और प्रेम के माध्यम से सामाजिक वर्ग और संप्रभुता के कई मुद्दों का चित्रण करते हैं, जिससे अपने पाठकों में समाज की संरचना पर सोचने के लिए प्रेरणा मिलती है।
इस तरह जैन ऑस्टिन की संप्रभुता की धारणा उन रचनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और वह समाज की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को गहराई से समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी कुछ विशेषताएं देखें तो विशेषताएं हैं सामाजिक हायरार्की का चित्रण। जैन ऑस्टिन की रचनाओं में सामाजिक हायरार्की का अध्ययन किया गया है, जहाँ व्यक्ति और परिवारों की सामाजिक स्थिति और संप्रभुता का महत्व प्रमुख विषय है। दूसरा है विवाह और संप्रभुता है। उनकी रचनाओं में विवाह के माध्यम से सामाजिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण चित्रण किया गया है। उनकी कहानियों में विवाह सामाजिक उन्नति का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति या परिवार अपनी सामाजिक स्थिति को सुधारते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा सामाजिक संप्रभुता। ऑस्टिन की रचनाओं में धन संपत्ति और समृद्धि के माध्यम से संप्रभुता का प्रदर्शन किया गया है। उनकी कहानियों में धन के महत्व को उजागर किए गए और धन का होना और ना होना सामाजिक स्थिति पर असर डालता है। चौथा पॉइंट है हमारा धार्मिक संप्रभुता। कुछ उपन्यासों में ऑस्टिन की धार्मिक संप्रभुता के मुद्दों पर भी प्रकाश डाला है। उनके कामों और धार्मिक अनुष्ठानों, संस्कृति और परंपरागत मूल्यों का महत्व उजागर किया है। पांचवा हमारा लोक नीति। जैन ऑस्टिन की कहानियों में लोक नीति के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें राजनीतिक और सामाजिक वर्गों के बीच संबंधों का एक महत्वपूर्ण चित्रण किया गया है। ये संप्रभुता के विभिन्न पहलुओं को ऑस्टिन की रचनाओं में उजागर किया गया है और उनकी कहानियाँ समाज के अंदर विभिन्न वर्गों और संप्रभुता के माध्यम से जातीय समाज के बीच बिंदुओं को खोलती है। ठीक है, अगले यूनिट पे चलते हैं। अगला यूनिट है हमारा राज्य। राज्य की परिभाषा है कि राज्य को सामाजिक और राजनीतिक संगठन का एक उच्चतम स्तर माना जाता है, जो एक निश्चित क्षेत्र में संगठित होता है और अधिकार, सत्ता और प्रशासन की शक्ति का अधिकारी होता है। राज्य एक संगठित समुदाय को प्रबंधित करने के लिए विभिन्न संस्थाओं, नियमों और कानूनों का संगठन होता है और राज्य जनता के हितों की रक्षा करने, विकास को समर्थन देने और समाज में सुरक्षा और सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है। राज्य की विशेषताएं देखें तो सरकारी संरचना होती है। पहला, राज्य में सरकार होती है जो संगठित प्रणाली के माध्यम से अधिकार, सत्ता और प्रशासन को प्रबंधित करती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा कानून और नियम। राज्य नियमों और कानूनों के निर्देशों के आधार पर चलता है, जो समाज को व्यवस्थित रखने और न्याय के सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए होते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा सामाजिक सुरक्षा। राज्य जनता की सामाजिक सुरक्षा और भलाई की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार होता है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और आर्थिक विकास शामिल है। आधिकारिक संरचना। चौथा पॉइंट है हमारा राज्य का संगठन आधिकारिक तौर पर नागरिकों के अधिकारों को समर्थित करने और उनके हितों की रक्षा करने के लिए होता है। पांचवा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। राज्य के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का व्यवस्थित करना भी उसकी मुख्य जिम्मेदारी में शामिल होता है। उसके बाद है राज्य अक्सर संघीय, पार्लियामेंट्री या नागरिकता के आधार पर संगठित होता है और अपने नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए काम करता है। उदारवादी राज्य की देखें तो उदारवादी राज्य का अर्थ है एक समाजवादी और सामाजिक न्याय की और अपेक्षा रखने वाला राज्य। इसका मुख्य उद्देश्य समाज की समृद्धि, समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना होता है। उदारवादी राज्य का मतलब सामाजिक विकास को सुनिश्चित करना है, जिसमें धर्म, जाति, लिंग और आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव को दूर किया जा सकता है। उदारवादी राज्य की कुछ विशेषताएं हैं। पहला है सामाजिक न्याय। ठीक है, उदारवादी राज्य सामाजिक न्याय को सबसे अधिक महत्व देता है और न्याय संगठन को सुनिश्चित करने के लिए कई कानूनी और संवैधानिक प्रावधान बनाता है। अगला है समाजवाद। उदारवादी राज्य में समाजवाद के मूल्यों को प्रोत्साहित करता है, जिसमें सामाजिक समानता और समृद्धि के लिए सामाजिक प्रोत्साहन शामिल है। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा प्रगतिशीलता। उदारवादी राज्य में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा को प्रोत्साहित करता है और विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहन करता है। इसके बाद चौथा पॉइंट है हमारा आर्थिक समृद्धि। उदारवादी राज्य आर्थिक समृद्धि के लिए नीतियों को बढ़ावा देता है और समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने का प्रयास करता है। पांचवा पॉइंट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। उदारवादी राज्य में न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्षता की गारंटी दी जाती है, ताकि न्यायिक निर्णय किसी विषय पर पक्षपात का पालन न करे। उदारवादी राज्य का मकसद समाज में समानता, समृद्धि को लाना होता है और यहाँ नागरिकों को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने के लिए कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उपाय किए जाते हैं। राज्य की मार्क्सवादी विचारधारा के बारे में देखें तो राज्य की मार्क्सवादी विचारधारा क्या है, जिसमें मार्क्सवाद के रूप में भी जाना जाता है। कम्युनिस्ट विचारधारा की एक शाखा है जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा विकसित की गई। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य समाज के विभाजन का परिणाम होता है, जिसमें एक समृद्ध वर्ग अन्य निर्धन और अधीन का शोषण करता है। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य का मुख्य उद्देश्य धन के समान वितरण और समाज में न्याय की स्थापना होता है। इसके लिए मार्क्सवादी विचारधारा राज्य को संपूर्ण धन और संपत्ति का मालिकाना और संचालन करने वाला संस्थान मानती है, जिससे उनके नागरिकों द्वारा साझा किया जाना चाहिए। इसकी विशेषताएं देखें। मार्क्सवादी राज्य की तो निरपेक्ष राज्य होता है। मार्क्सवादी राज्य धन और संपत्ति के निरपेक्ष वितरण की ओर प्रयास करता है, ताकि समाज के विभिन्न वर्गों और उसके उत्थान में सहभागी बनाए जा सके।
उसके बाद है दूसरा पॉइंट, समाजवादी आर्थिक प्रणाली। मार्क्सवादी राज्य का उद्देश्य एक समाजवादी और सामाजिक न्याय युक्त आर्थिक प्रणाली की स्थापना होती है, जिसमें संपत्ति और संसाधनों का साझा आधिकारिक उपयोग होता है। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो आधिकारिक संगठन। मार्क्सवादी राज्य में संगठित जनता की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि निर्णय लेने में उनकी भूमिका हो। चौथा पॉइंट हमारा स्वामित्व का सामाजिकीकरण। मार्क्सवादी राज्य में उत्पादन के स्रोतों का सामाजिकीकरण होता है, जिससे निजी स्वामित्व को सामाजिक स्वामित्व में परिवर्तित किया जाता है। मार्क्सवादी राज्य की विचारधारा एक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना को लेकर उत्सुक रहती है। यह संरचना समाज में अधिक समानता, न्याय और समृद्धि को साधन के लिए डिजाइन की गई है। ठीक है, तो ये भी चैप्टर हमारा खत्म हो गया। यूनिट 12 पे चल रहे हैं, इसका वैधीकरण और बाध्यीकरण। ठीक है, परिभाषा देखते हैं तो वैधीकरण एक शब्द है जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक प्रक्रिया को स्थिर या नियमित बनाने की प्रक्रिया का संदर्भ देता है। इसे वैधीकरण कहा जाता है क्योंकि यह विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियमित किया जाता है और सामाजिक व आर्थिक संरचनाओं को सुधारने की कोशिश किया जाता है। इसका उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर समान और संवेदनशील नीतियों और प्रक्रियाओं का निर्धारण करना होता है। वैधीकरण के माध्यम से संगठन या समाज के अंतर्निहित प्रक्रियाओं को स्पष्टता, संगठन और नियमितता के साथ चलाया जाता है। बाध्यीकरण का देखें तो बाध्यीकरण शब्द का उपयोग विभिन्न सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाओं में किया जाता है, जैसे कि आर्थिक नीतियों, कानूनी नियमों या सामाजिक संविधानों के माध्यम से शक्ति का प्रयोग करके व्यक्ति या संगठनों को निर्धारित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न उद्योगों, सेक्टर, समूहों, व्यावसायिक और सामाजिक गतिविधियों को नियंत्रण करना और निर्देशित करना होता है। इस प्रकार बाध्यीकरण में सरकार, कानूनी निकाय या अन्य संगठन अधिकार या अधिकारों का प्रयोग करते हैं ताकि वह निश्चित कार्रवाई ले सकें और नियमों का पालन करवा सकें। बाध्यीकरण आमतौर पर व्यावसायिक और सामाजिक संरचनाओं में नियमितता, सुरक्षा और न्याय को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। बाध्यीकरण के अगर हम प्रकार देखें तो बाध्यीकरण के कई प्रकार हो सकते हैं। कानूनी बाध्यीकरण, जिसमें सरकार जो है कानूनी निकाय या नियमों, विधियों का पालन कराने के लिए बाध्यता लगाई जाती है। यहाँ शामिल होता है उदाहरण के लिए व्यापारिक लाइसेंस प्राप्त करना, कानूनी निर्धारित नियमों का पालन करना, ऐसे कानूनी अधिकारों का पालन करना। इसके बाद है आर्थिक बाध्यीकरण। इसमें सरकार वित्तीय संस्थाएं विभिन्न आर्थिक कार्यों पर नियंत्रण करती हैं। यह शामिल करता है कि बाजारों को नियंत्रण करना, मूल्य नियंत्रण और आर्थिक संरचनाओं को प्रतिबंधित करना होता है। इसके बाद है सामाजिक बाध्यीकरण। इसमें सामाजिक संस्थाएं विभिन्न सामाजिक कार्यों और प्रक्रियाओं को नियंत्रण करती हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शामिल हो सकती हैं। प्राकृतिक बाध्यीकरण, इसमें प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि जल, वन, वायु, माटी को प्रबंधित किया जाता है। यह समुद्री संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में शामिल हो सकता है। ये प्रकार विभिन्न स्तरों और क्षेत्रों में बाध्यीकरण की विविधता को दर्शाते हैं। निर्माता और प्रबंधकों को योजनाओं और नीतियों को संदर्भित रूप से डिजाइन करने के लिए मदद करती है। वैधीकरण और बाध्यीकरण में अंतर। वैधीकरण लेजिटिमेशन, बाध्यीकरण ऑब्लिगेशन दोनों ही प्रकार की प्रक्रियाएं जो समाज और संगठनों में नियमितता और नियमों को लागू करने में मदद करती हैं, लेकिन इनमें अंतर होता है। वैधीकरण को देखें अगर हम पहले, तो वैधीकरण का मुख्य उद्देश्य समाज या संगठन में नियमों, विशेषताओं या प्रक्रियाओं को स्थापित करना होता है ताकि वे स्वीकार्य और स्वाभाविक लगे। इसका उपयोग उस समय किया जाता है जब समाज या संगठन को नई या परिवर्तित नीतियों या प्रवृत्तियों को स्वीकार्य बनाने की आवश्यकता होती है। यह नीतियों और प्रवृत्तियों को सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाओं के साथ मेल करने का काम करती है। बाध्यीकरण ऑब्लिगेशन के बारे में अगर हम देखें तो बाध्यीकरण का मुख्य उद्देश्य समाज या संगठन के अधीन आए नियमों, कानूनों, निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्यता होता है। इसका उपयोग उस समय किया जाता है जब समाज या संगठन को विनाशकारी या नकारात्मक प्रभाव से बचाने के लिए कार्रवाई की आवश्यकता होती है। यह नियमों और कानूनों का पालन करने की आवश्यकता को जारी रखने के लिए संगठित किया जाता है। सार्थकता के साथ वैधीकरण नई या परिवर्तित नीतियों को स्थापित करता है ताकि वह सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करे, जबकि बाध्यीकरण समाज या संगठन में नियमों को पालन कराने की बाध्यता लगाता है ताकि वहाँ नियमितता और क्रम बना रहे। अगले चैप्टर की ओर बढ़ें तो यूनिट 13 है सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारतीयों के स्वाधीनता के लिए अवाक सत्ताधारियों के प्रति अवज्ञा का संकेत देना। सामाजिक और आर्थिक असमानता के बीच भारतीय जनता में अपमान और अधिकारों की हानि का आभास होता था।
महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा का सिद्धांत को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण उपाय के रूप में स्वीकार किया। 1930 और 42 में इसे महत्वपूर्ण आंदोलन का हिस्सा बनाया गया। 1930 में गांधी ने धारा 313 के तहत नाकूवादी ब्रिटिश कानूनों का विरोध करते हुए नमक आंदोलन की शुरुआत करी। इस आंदोलन के दौरान वे सार्वजनिक रूप से नमक बनाने और बेचने के लिए तैयार हुए। इस साहसिक कदम ने लोगों के ध्यान को खींचा और उनके आत्मविश्वास की वृद्धि की। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करी, जिसमें कई लोग स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक अंतिम प्रयास मानते हैं। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपने नौजवान साथियों को सामूहिक रूप से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। सविनय अवज्ञा के तहत लोग अपमान और अन्याय के खिलाफ अवज्ञा का संकेत देते हैं, जो एक नए भारतीय समाज की नींव रखा। यह आंदोलन संविधान निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और भारतीय समाज में समानता, न्याय और स्वतंत्रता के लिए मार्गदर्शन किया। इस आंदोलन ने भारतीय जनता को स्वतंत्रता की ओर एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया, जो 1947 में भारत की स्वतंत्रता की घोषणा के रूप में साकार हुआ है। इसके बाद गांधीवादी विचारधारा के बारे में अगर हम देखें तो सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है, जो उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनाई थी। ये दोनों अवधारणाएं संघर्ष के माध्यम से रूप में सामाजिक परिवर्तन और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण थी। सविनय अवज्ञा की अगर हम बात करें, सविनय अवज्ञा का मतलब होता है आदरपूर्व अवज्ञा। गांधी जी के अनुसार इसका अर्थ है कि लोगों अपने आदर्शों और मूल्यों के लिए, सत्य के लिए, अधिकार के साथ लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए, ताकि वे सामाजिक न्याय के लिए हिंसा का प्रयोग नहीं करें। सविनय अवज्ञा का उदाहरण गांधी जी ने नमक आंदोलन, अस्थायी स्वतंत्रता आंदोलन और कानूनी विरोध जैसे आंदोलन जो बिना हिंसा और शांतिपूर्ण के आयोजित किए गए थे, उनको हम रखते हैं, इसमें शामिल करते हैं। इसके बाद है सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्याग्रह के लिए अधिकार के साथ लड़ना। इसका उद्देश्य सत्य के लिए स्थिरता और आदर्शों के लिए लड़ना है, लेकिन हिंसा का प्रयोग नहीं करके। सत्याग्रह आमतौर पर अधिक विस्तृत और उच्च स्तरीय आंदोलन का हिस्सा रहा है, जिसमें लोग अपने हितों के सत्य के लिए आंदोलन करते हैं और वो भी बिना हिंसा के। ये दोनों अवधारणाएं सामाजिक और आर्थिक अन्याय के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन्हें भारतीय समाज को सामाजिक परिवर्तन की दिशा में मार्गदर्शन किया और स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण योजना प्रदान करी। हमारा चौथा और लास्ट चैप्टर जो है हमारा राजनीतिक हिंसा। राजनीतिक हिंसा क्या होती है? ये हिंसा वह प्रकार की हिंसा है जो राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आमतौर पर उपयोग किया जाता है। ये हिंसा राजनीतिक प्रक्रियाओं, चुनाव, सरकारी नीतियों, संगठनों के साथ संबंधित होता है। राजनीतिक हिंसा कई प्रकार से हो सकती है, जैसे कि आत्मघाती हमले। राजनीतिक अपमान या असहमति के कारण व्यक्ति या संगठनों द्वारा आत्मघाती हमले किए जा सकते हैं। विद्रोह और आंदोलन। दूसरा पॉइंट हमारा, लोगों या संगठनों के द्वारा सरकार या अन्य अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह, धरना, आंदोलन आदि किए जाते हैं। इसके बाद है तीसरा, आतंकवाद। राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आतंकवादी संगठनों द्वारा आतंकी हमले किए जाते हैं। चौथा पॉइंट हमारा, धर्मघाती संघर्ष। धर्म या सांस्कृतिक आस्थाओं के नाम पर हिंसा किए जाने के कारण भी राजनीतिक हिंसा हो सकती है। राजनीतिक हिंसा का प्रयोग आमतौर पर सामाजिक असहमति, न्याय की हानि और निरंतरता के कारणों से होता है। ये समाज में विघटन, असुरक्षा और आतंक की भावना को बढ़ा सकता है। इसके अलावा राजनीतिक हिंसा आमतौर पर विशेषज्ञों और संगठनों के द्वारा समाधान की बजाय समस्याओं को बढ़ा सकता है। राजनीतिक हिंसा के कई प्रकार होते हैं। आत्मघाती हमले, ये सब चीज़ें हमने घेराबंदी और धरना ये नहीं करा था, तो ये पॉइंट भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, यह विरोधात्मक प्रदर्शनों का एक रूप है, जिसमें लोग स्थानीय सरकारी दफ्तरों, अधिकारियों या संगठनों को घेर लेते हैं और वहाँ धरना देते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा, हड़ताल या अविश्राम। यह एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का रूप है, जिसमें किसी क्षेत्र में व्यापार, शिक्षा और अन्य सार्वजनिक सेवाओं को अविश्रामित किया जाता है। चौथा, विवादित प्रदर्शन। यह प्रदर्शन आमतौर पर अनियंत्रित होते हैं और अक्सर विवाद के साथ संबंधित होते हैं, जिसमें हिंसा या संघर्ष का खतरा होता है। पांचवा पॉइंट है हमारा, हिंसात्मक विरोध, जिसमें लोगों द्वारा सरकारी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, जैसे कि आगजनी, तोड़फोड़, अन्य नुकसानकारी कार्यवाही। इसके बाद छठा पॉइंट है हमारा, आतंकवाद। इसमें लोगों या संगठनों द्वारा सामाजिक या राजनीतिक उद्देश्यों को हासिल करने के लिए हिंसा का उपयोग किया जाता है। ये कुछ प्रकार की हिंसा के प्रकार हैं जो आमतौर पर राजनीतिक संघर्षों और समाज में असहमति के संदर्भ में होते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो जो है ये हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।